हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 देखने को मिलेगा, जो कि क्लास 8 और क्लास 9 से दिए गए हैं। और 20 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स से भी दिया गया है, जिसमें 8 से लेकर के 14 जनवरी का करेंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सही दिया गया है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। हाँ, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आंसर हो जाएंगे स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। सामंती व्यवस्था नहीं होगा। 1, 2, 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? ऑप्शन दिया गया है, जेम्स रेनल ने, रॉबर्ट हुक ने, जेम्स मिल ने, विलियम होजेस ने। आंसर हो जाएगा जेम्स रेनले को। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम जेम्स रेनले को सौंपा था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1929 का आर्थिक महामंदी जो हुआ था उसी के बारे में बताना है। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दोनों के दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा कम वेतन, साथ ही साथ खराब भोजन। कम वेतन और खराब भोजन के कारण ही 1946 में पुलिस हड़ताल दिल्ली में हुए थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जफर के बेटा जो था उसे किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा कैप्टन हैडसन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर को भी हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था कैप्टन हैडसन ही। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। सही है, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। दोनों के दोनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? आगे चल करके प्लासी का युद्ध भी हम लोग को देखने को मिला। आंसर हो जाएगा फरमान का दुरुपयोग। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फरमान का दुरुपयोग किया गया था, इस कारण से ही इन दोनों के बीच टकराव देखा गया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह गलत दिया गया है। अलीवर्दी खान के बाद ही सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था, यह जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। जी बिल्कुल, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ऐसा ही दिया गया है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? सिराजुद्दौला की हार क्यों हुई थी 1757 की क्रांति में? तो जानते होंगे, इसका जो सेनापति था मीर जाफर, इसी ने ही धोखा दिया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इसके बेटे ने ही सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, यह गलत दिया गया है। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन संभाला था, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाला था, यह गलत दिया गया है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना।
सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। आंसर हो जाएंगे, यह भी गलत दिया गया है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, नहीं, मीर कासिम को नहीं, मीर जाफर को बनाया गया था। आंसर भी गलत दिया गया, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे। आंसर हो जाएंगे कौन सा असत्य कथन है, तो एक और दोनों के दोनों जो हैं गलत दिए गए हैं। सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, जिसे अंग्रेजों का गीदड़ भी कहा जाता है मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1764 की बक्सर लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जानते होंगे। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया था नवाब, और फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, और इसी के समय में ही बक्सर की लड़ाई हुई थी। आंसर हो जाएगा मीर जाफर, बिल्कुल राइट आंसर है। मीर जाफर के समय में ही 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई? जी नहीं, इसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया था और अवध के शासक शुजा-उद-दौला ने भी भाग लिया था। अवध के नवाब कह लीजिए, किसने भाग लिया था? शुजा-उद-दौला ने और मीर कासिम ने। तो केवल अकेले मीर कासिम ने भाग नहीं लिया था, यह गलत दिया गया है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, यह भी गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, माफ करिएगा, आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2, दोनों के दोनों क्या हैं, गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। जी बिल्कुल, सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सबसे पहले हस्ताक्षर जो किया था हैदराबाद ने। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। जी बिल्कुल, सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। जी हाँ, तीनों के तीनों जो है कथन है जो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुए थे? बताइएगा। 1767 से लेकर के 1769 तक, 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर के 1784, और इसी के समय में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 तक चला था, और चौथा आंग्ल मैसूर 1799 जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? बताइएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यह गलत दिया गया है, रोका नहीं था। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। जी हाँ, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ टीपू सुल्तान ने घनिष्ठ संबंध विकसित किए, यह सही दिया गया है। फ्रांसीसियों की मदद से ही अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, यह भी सही दिए गए हैं। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन हो जाएंगे बी। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आखिर टीपू सुल्तान की हार 1799 में क्यों हुई थी? देख लेते हैं ऑप्शन। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, सही दिया गया है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, कृष्णराज तृतीय को शासक बनाया गया, यह भी सही दिया गया है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या हैं, सही दिए गए हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मैं बिल्कुल लगातार से कंप्लीट करने वाली हूँ, बिल्कुल भी बोर आप लोग नहीं होइएगा, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग ने ही सर्वोच्चता की नीति को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कुछ खास डिस्कशन नहीं दिया गया है, आप लोग टेंशन ना लें। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं डिस्कशन नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिया गया नहीं है। रानी चेन्नम्मा
रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासका थी, बिल्कुल नहीं, यह गलत दिया गया है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। रैना और चेन्नम्मा का नाम आता है। रैना जो कि इनके सेनापति थे, इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने दत्तक पुत्र को यहाँ का शासक बनाना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो है इसके खिलाफ था। इस कारण से ही रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया था। क्लियर। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? जानते होंगे, लॉर्ड एलनबरो के समय में ही 1843 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण किया गया, सिंध पर कब्जा किया गया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। देखिए, सबसे पहले सहायक संधि लाया किसने था? सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। सहायक संधि नहीं होगा, व्यक्तिगत संधि होगा। चलिए मिला लेते हैं, कोई नहीं। सतारा को व्यक्तिगत संधि के तहत सबसे पहले हड़पा गया था, कब? 1848 में। 1848 में संबलपुर को हड़पा गया था 1850 में। जैतपुर और संबलपुर को 1850 में। एक मिनट रुक जाएंगे। जैतपुर और संबलपुर को 1850 में नहीं, 1849 में हड़पा गया था। मुझे थोड़ा गलत लगा, 1849 में। बघाट को 1850 में हड़पा गया था। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे, शायद मिस्टेक हो गया होगा। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। 1849 में। बघाट को हड़पा गया था 1850 में। उदयपुर को 1852 में। नागपुर को 1854 में। 1853 में झांसी को हड़पा गया था, यह भी गलत दिया गया है। नागपुर को हो जाएगा 1854। देखिए, मैं सीरियली वाइज मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर को 1849, बघाट को 1850, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को। हालांकि बाद में इसे लौटा भी दिया गया था, वापस कर दिया गया था। BOD जो है यह मान्यता नहीं दिया था। और अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में। तो इसे मिला लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। जी हाँ, कुशासन के आरोप में ही अवध को अपने में अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई, यह भी सही दिया गया है। 1801 में ही लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अवध में लगाई थी। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, यह गलत दिया है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था का निम्नलिखित विशेषताएं थी। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताना है, चलिए देख लेते हैं। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, एक फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, एक है फौजदारी अदालत और दूसरा है दीवानी अदालत, सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जी हाँ, 1 और 3 जो है सही दिए गए हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिटेल आप लोग यहाँ पे सुन लेंगे। न्यायिक सुधार में पहला कदम वॉरेन हेस्टिंग ने बढ़ाया। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक है फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होते थे। ये दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी, ना कि यूरोपीय पद्धति पर चलती थी। इस कारण से इसका जो राइट आंसर निकला 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 24, वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वॉरेन हेस्टिंग जब भारत से लौट करके इंग्लैंड में गए थे, वहाँ
उन पर महाभियोग भी चलाया गया था। तो किसके द्वारा? तो एडमंड बर्क के द्वारा। एडमंड बर्क ने ही वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए किया गया होगा। नेक्स्ट है, यही इसका डिस्कशन दिया गया था जो कि मैंने आप लोग को सुनाया। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे वाले क्षेत्र पर लागू किया गया था 1793 में। और जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी होंगे। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गलत है। उस समय कॉर्नवालिस ही था। आंसर गलत दिया गया है। आंसर इसका दिया गया ऑप्शन नंबर सी जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल कंफर्म है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। यह भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी क्या हैं, सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। महलवाड़ी व्यवस्था जो है पंजाब वाले भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा वाले प्रांत में लागू किया गया था। कब? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। सत्य कथन का चयन करना है। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। यह सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। इसका भी आंसर जो होगा महलवाड़ी व्यवस्था के साथ निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन करें तो केवल 2 मेरे को सही लग रहा है क्योंकि भू राजस्व की रकम निश्चित नहीं किया गया था। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। उसे अदा करने की जिम्मेदारी जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया जाता था। तो निश्चित रूप से नहीं तय किया गया था। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो हैं सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने आंसर बताया वो सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताना है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। यह जो है सही दिया गया है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1859-60 में हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? पशुपालक नहीं थे। लबड़िया जनजाति यह पशुपालक थे। वन गुर्जर भी थे, गद्दी भी थे, जबकि बैगा जो थे यह पशुपालक नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में लबड़िया जनजाति रहती थी, याद रखिएगा। वन गुर्जर कहाँ रहती है? तो पंजाब में, पंजाब की आदिवासी हैं। और यह जो है भैंस के झुंड पालते थे। और गद्दी जो है यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। वैगा जनजाति मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्राहक होते थे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े।
क्या असर पड़े? आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। यह गलत दिया गया है। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। यह सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने सही बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। आदिवासियों मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई, यहीं पे है जो गलत दिया गया है। मालिकाना हक जो दिया गया लेकिन शासकीय शक्तियाँ जो है छीन ली गई थी, इस कारण से ही यह जो है गलत हो गया था। तो याद रखिएगा, मालिकाना हक दिया गया और शासकीय शक्तियाँ जो है छीन ली गई थी। मिलान करने के लिए दिया गया है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 यह सही दिया गया है। कोल विद्रोह 1830-31 में हुआ था, यह भी सही है। वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ है। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ है। तो आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूहों में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। दोनों के दोनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में मुंडा परिवार में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? यह फैसला किसने किया था कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो यह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग ने। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? और ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर जो है या फिर मुगल शासक जो हैं लाल किले में न रह करके छोटे वाले जगह पर रहेंगे। यह फैसला किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? ध्यान दीजिएगा, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। दोनों के दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? सभी जानते होंगे, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। फांसी देने की घोषणा जो हुई थी 6 अप्रैल 1857, लेकिन फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहब ने नेतृत्व किया था कानपुर से। ब्रिटिश कादिर ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। रानी अवंतीबाई लोधी ने नेतृत्व किया था राजगढ़ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। एक बार फिर से मिला लीजिए। देखिए, कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था कानपुर से, ब्रिजेश कादरी लखनऊ से, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तात्या टोपे के ही दोस्त थे, उन्होंने धोखा दिया था, इस कारण से तात्या टोपे को भी मार दिया गया था। तो आंसर जो हो जाएगा 1861 में मृत्यु नहीं हुई थी, 1862 में हुई थी। यह गलत दिया गया है। 2 और 3 जो है सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन जो है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 से दिया गया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। क्या बदलाव किए भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। जी हाँ, यह भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो हैं कथन हैं सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 1858 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? 1791 में किया गया था। किसके समय? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले की मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? मैकाले की मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो 1835 में। आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। 1854 की वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। देखिएगा, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। जी बिल्कुल, वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। यह भी सही है। नेक्स्ट है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। तीनों के तीनों कथन जो हैं यह क्या दिए गए हैं? सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। हाँ, सही दिया गया है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। जी हाँ, खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तीनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। सदाचारी महिला, इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने टिक कर दिया था आग में समाहित होने वाली महिला, जो कि गलत हो गया है। आंसर जो दिया गया है सदाचारी महिला। हमने भी पहले प्रैक्टिस सेट लगाया, उसके बाद ही आंसर मिलाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। जी बिल्कुल, 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। हाँ, सही दिया गया है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। यह भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। यह गलत दिया गया है। यह की थी किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 1 और 2 दोनों कथन है जो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 49। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? विधवा विवाह का कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने व सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने व सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है। ठीक है भाई। तो देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका संबंध तो कोलकाता से ही रहा है। ज्योतिबा फुले का संबंध महाराष्ट्र से रहा है, तो वहीं स्कूल खोलने के लिए हिदायत देंगे। आर्य समाज पंजाब वाले क्षेत्र में, भोपाल की बेगम अलीगढ़।
क्लियर। एक बार फिर से रिकॉल मैं करवा देती हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर कोलकाता, ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब, भोपाल की बेगम अलीगढ़। मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर दिया गया है 1 का, 1 मिनट मिला देती हूँ, आंसर गलत दिया गया है। 1 का बी और 2 का ए, आर्य समाज सी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, यह सही दिया गया है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, यह गलत दिया गया है। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। याद रखिएगा, ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब उन्होंने लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां की महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? लाया गया था 1929 में, लागू किया गया था 1930 में। शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अधिनियम पारित किया गया था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में। लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और इसमें संशोधन किया गया था 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई के समय, और उस समय में ही लड़कियों की आयु जो है 18 वर्ष विवाह की कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? परमहंस मंडली का गठन 1840 में किया गया था, मुंबई में, जाति उन्मूलन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। केवल 2 जो है सही दिया गया है। देखिए, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने तो की ही थी, लेकिन पश्चिमी वाले भारत में नहीं की थी, मध्य भारत में की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के, मतुआ पंत ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। क्लियर हो गए होंगे। यह क्वेश्चन जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 से दिया गया था। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यानु, इसका अर्थ होता है मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष की? गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले ने। कब प्रकाशन किया गया था? तो 1873 ईस्वी में, 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किया गया था। आंसर हो जाएगा 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। जी हाँ, सही दिया गया है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। यह सरासर क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन हो जाएंगे ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में, और यह लाया गया था रिपन के समय में, याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। बिल्कुल सही है।
संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, यह भी सही दिया गया है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हाँ, जिन्हें शिमला का संत कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी उनकी अध्यक्षता में ही बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया गया था। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तय किए थे दयानंद सरस्वती ने। आंसर हो जाएगा गर्मपंथियों ने। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गर्मपंथियों ने। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए? नहीं, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। जी हाँ, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बंगाल विभाजन हुआ भी था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा हुआ था 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई 1905 को। इसी कारण से ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार फैले थे। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। आंसर हो जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, 1917 की रूसी क्रांति और साथ ही साथ गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है। देखिएगा, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसे ना अपील ना दलील भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में प्रारंभ हुई थी और पूर्ण रूप से समाप्त 1924 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। जी हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आंसर हो जाएंगे तीनों के तीनों, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? कपड़ों के जलाने के बारे में क्या कहा था? यह निष्ठुर बर्बादी है। पंजाब में सिखों की अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित बताना है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया? नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह गलत दिया गया है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह भी गलत दिया गया है। 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? नहीं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ठीक है, HRA का गठन किया गया था, HRA का। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट एक मिनट अच्छी तरह से समझा देती हूँ। HRA का गठन किया था 1924 में। किसने? भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था।
चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। यह जो है कथन गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। जी हाँ, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी 17 दिसंबर को ही। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। दोनों कथन सही दिए गए हैं। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया, या सही दिया गया है। केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन को अंत करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, यह सही है। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी थी। आंसर गलत दिया गया। आंसर 1 और 2 दोनों दिया गया, लेकिन 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ना कि 7 प्रांतों में। आंसर हो जाएंगे केवल 1 जो है सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 कर लीजिएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1940 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। जी हाँ। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जी हाँ, यह सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं? सही दिए गए हैं। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 में कई बार प्रैक्टिस सेट में भी करवाए भी हूँ यह क्वेश्चन। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्टेस्क्यू से संबंधित बताना है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉस्ट नामक पुस्तक की रचना की। द स्पिरिट ऑफ द लॉस्ट पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी। जी हाँ, दोनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं 75 से संबंधित, और 76 भी वर्ल्ड हिस्ट्री से ही दिया गया है। फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। जी हाँ, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी सही दिया गया है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था? नहीं, 25 वर्ष से अधिक उम्र सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। क्लियर है? तो यह जो है 1 और 2 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 3 गलत दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। जी हाँ, मार्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, इस कारण से मैं थोड़ा आराम से चल रही हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोपीय समाजवाद, देखिए, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी जो थे निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तीनों कथन है जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे डी। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कई बार यह क्वेश्चन पढ़े भी होंगे क्लास 9 में, चैप्टर नंबर 2 में। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। दोनों कथन में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 जो हैं सही दिए गए हैं, 1 जो है गलत दिया गया है। सुनिएगा क्यों गलत है भाई। रूस में मजदूरों ने काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी इतिहासकार ने कौन सी योजना बनाई? तो आंसर हो जाएगा डॉब्स योजना। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? डॉब्स योजना बनाई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अब लगता है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। जी हाँ, यह सही दिया गया है। बाकी सभी को देख लीजिए। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना है, ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य यहाँ पे मैं सुना देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण और पर्यटन संस्कृति में ईमानदारी, अखंडता, सहानुभूति, सहिष्णुता, विविधता के लिए सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 पहले के मूल्य प्रवाह दिशा निर्देशों का एक संशोधित संस्करण है जो 2015 में जारी किए गए थे। नए दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशें शामिल है जो नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। इस कारण से यह सभी के सभी गलत हो जाएंगे, केवल ये जो है सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। केवल बी जो है सही दिए गए हैं, बाकी सभी को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत वीडियो लंबा बन गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और 106 का 2 जो है, 106 का जो 2 है, यह गैर जमानती धारा है। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, तो आंसर हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। यह केवल है जो सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? इसमें से कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। तीनों के तीनों कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार हैं? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अरुणाचल प्रदेश। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? शेख हसीना। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। 1-2 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। सही दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। यह गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। 1-3 जो है सही दिए गए हैं। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित पर विचार करें। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ पिच वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। किसके बारे में बात हो रही है? तो यह बात हो रही है दाल के बारे में। दाल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। फर्स्ट स्टीम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी ISTEM होगा। ISTEM अनुसंधान में विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। यह सही दिया गया है। यह गलत है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? डीप सी प्रोजेक्ट यह संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा। ONGC। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो यह किए हैं नासिक में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक में किया गया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा विशाखापत्तनम में। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।